हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आरिम। ओके, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। ओके, और क्लास ट्वेल्थ का जो मैथमेटिक्स उसमें का पहला लेंगे हम लोग मैथ्स वन। और मैथ्स वन का जो वेरी फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर वन, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, और आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है वो सीखेंगे और इसके एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और पूरे चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। ओके, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। ओके, तो आपको करना एक काम है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वॉच करना है। फिर आपको जो ये चैप्टर है ना मैथमेटिकल लॉजिक एकदम बहुत ही सिंपल लगने वाला है। और एक बात बता दो, जो इस चैप्टर का बोर्ड में वेटेज है 8 मार्क का। कितने मार्क का है इस चैप्टर का बोर्ड में वेटेज है? 8 मार्क का आपका बोर्ड में वेटेज है। ये 8 मार्क के लिए आता है आपको बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ ट्वेल्थ साइंस मैथ्स वन चैप्टर नंबर वन मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हम लोग क्या करने वाले, बेसिक्स देखने वाले कि इस चैप्टर जो मैथमेटिकल लॉजिक है इस चैप्टर के अंदर में एक्चुअल में है क्या। ओके, देखिए मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स आपको पता है, लॉजिक मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम सम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक्स, कुछ फॉर्मूलेस, जो भी चीज़ें दी है सब चीज़ को यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 एक्सरसाइज। ओके, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज 1.1, फिर एक्सरसाइज 1.2, ओके, फिर एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.5। ये आपका है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, AML, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, ये चारों एक्सरसाइज आएगा तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही ईजी। तो देखिए जो पहला जो एक्सरसाइज है, देखिए मैंने अपने सब बना के रखा है कि एक्चुअल में करना क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए पहला जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है। और पहले में जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है, मतलब टाइप्स बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर के, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। पहला तो पूछेंगे आपको कि बताओ स्टेटमेंट्स है या नहीं। ओके, जो गिवन सेंटेंस नहीं है, एक आपको सेंटेंस दिया रहेगा। ओके, और हमको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। ओके, ये बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं, पहला काम। दूसरा रहता है कि अगर स्टेटमेंट है, हाँ, अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है, क्या है बताओ। ओके, स्टेटमेंट अगर है, ट्रू है, फॉल्स है, क्या है बताओ। तो इसका क्या लिखना पड़ता है, ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू किसमें, T, F के फॉर्म में। अगर जो स्टेटमेंट दिया है अगर वो सही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू T होगा। अगर जो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू F होगा। ओके, इसके बाद क्या होता है, दो टाइप हो गया। पहला के स्टेटमेंट है या नहीं ये बताओ, फिर उसमें उसका ट्रूथ वैल्यू बताओ। ओके, फिर बाद में बोलेगा कि जो स्टेटमेंट दिए हुए ना उसको क्या करो, सिंबॉलिक फॉर्म में ले लो। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। ओके, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ओके, तो स्टेटमेंट में यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं PQR, फिर उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद। देखिए हाँ, फिर इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका नेगेशन लिखेंगे। क्या करेंगे, इसका नेगेशन बताएंगे। नेगेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव। इसे हम लोग लिखेंगे कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, मुंबई इज इन नॉट महाराष्ट्र। ओके, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या लगता है, नॉट लगता है। तो ऐसा इसका नेगेशन होता है। ओके, ये एक्सरसाइज 1 में हो गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो चेक करना है, सॉरी सेंटेंस दिए रहेंगे उसको चेक करना है स्टेटमेंट है या नहीं, पहला काम। दूसरा उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है कि भैया T है कि F है। तीसरा उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर चौथा उसका नेगेशन बताना। ओके, पहले एक्सरसाइज में ये काम करना है। और एक्सरसाइज सेकंड में क्या करना मालूम है, इसमें हमको ना लॉजिकल टेबल ड्रॉ करना है। लॉजिकल टेबल। ओके,
लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी दे उसको टेबल बनाना है। हाँ, टेबल बनाने के बाद क्या करना मालूम है, टेबल बना दी हम लोगों ने, फिर वहां पे हम लोग बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं, ये बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं। पहला तो ये भी बताना है, पहला टेबल बनाना है, दूसरा द गिवन एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट और नॉट, ओके, ये बताना है। फिर इसके बाद आता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, मतलब पूछेंगे कि कंट्राडिक्शन है, कंटिंजेंसी है, टोटोलॉजी से। हाँ, टोटोलॉजी बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं और कंटिंजेंसी बोल सकते हैं। ओके, ये तीन में से कोई एक है या नहीं ये बताना है। जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हर एक एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ है। ओके, ये तीन क्वेश्चन थ्री टाइप से ऐसा पूछते हैं। पहले तो टेबल ड्रॉ करो, फिर इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताना है, फिर बाद में बताना है कि टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है, कंटिंजेंसी ये बताना। ओके, फिर 1.3 में आता है क्वांटिफायर्स। क्या आता है, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में पहला चीज आता है, एक ऐसा आपने साइन देखा होगा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। और ये उल्टा ए रहता है ना, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ओके, जो उल्टा ए है ये होता है आपका फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है कोई भी कंडीशन नहीं, उसमें हर एक वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन ले सकता हूँ कि जो एन स्क्वायर है ग्रेटर देन क्या है, इक्वल टू 1, और वेयर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, देखिए एन स्क्वायर 1 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है वेयर एन क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप 1 रखिए, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर रखिए, ओके, उसका स्क्वायर करने पे या तो 1 से ग्रेटर होगा तो 1 के इक्वल होगा। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो तो क्या होगा, फॉर ऑल, मतलब हर एक वैल्यू क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, और अगर जो मैं ऐसा चेंज कर दूं इसको, बस इस तरीका का कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू क्या करना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए नेचुरल वैल्यू ना, ये 1 तो होता है ना, 1 का स्क्वायर करें तो 1 के इक्वल होगा। ओके, और 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, 4 के इससे लेस देन नहीं है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा नहीं। तो देयर आर ओनली वन वैल्यू टू सेटिस्फाई दिस गिवन कंडीशन। तो ऐसे होते हैं। ओके, अगर सभी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फॉर ऑल। ओके, अगर कोई एक वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट, ये याद रखना। हाँ, सही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो फॉर ऑल, और एक वैल्यू कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट, ये हो गया। अब इसको इसमें क्या लिखना है, ड्यूअल और नेगेशन, इसमें भी। हाँ, इसमें एक और आता है ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी, और एक आता है नेगेशन। फिर एक और आता है ड्यूअलिटी, नेगेशन, एक आता है क्या बताना है हमको, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब देखिए बताता हूँ क्या क्या होता है। ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है ना, इसमें सिर्फ साइन चेंज होता है। ये और है तो और को एंड कर देंगे, एंड को ये रहेगा तो ये साइन करेंगे, ये रहेगा तो ये साइन करेंगे। ओके, ये एग्जांपल के तौर पे साइन हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऊपर रहेगा तो हम लोग उल्टा कर देंगे। हाँ, नेगेशन तो आपको पता ही है, नॉट लगाना है। ओके, फिर कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, ये भी एक इसमें 3 या 4 क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। और यहाँ से भी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन फिक्स आएंगे 3 to 4 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ये आपको याद रखना है। ये हो गया है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, ये आपके किस में है, आपके 4 में। एक्सरसाइज 3 में देखिए क्या है, पहला तो है फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट ड्यूअलिटी, नेगेशन, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अब एक्सरसाइज 1.4 में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसमें क्या रहता है मालूम है आपको ना, कुछ 8 से 10 फॉर्मूले दिए हुए हैं। ओके, उस फॉर्मूले को यूज करके हमको क्या करना है, जो भी गिवन क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करना है या तो प्रूफ करना है। ओके, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग सेम काम करते हैं, इक्विवेलेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग सेम काम करते हैं बट ट्रूथ टेबल को यूज करके। ओके, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल को यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, फॉर्मूले को यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को
सॉल्व करना है। ये मैं आपको बताता रहा हूँ पूरा चैप्टर का ब्यौरा, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर में है क्या। ओके, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4 में। 1.4 में क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स कुछ फॉर्मूले रहेंगे, उस फॉर्मूले को यूज करके जो भी गिवन क्वेश्चंस रहेंगे उसको सॉल्व करना रहता है। ओके, ये हो गया है। अब 1.5 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ पे क्या मालूम है हमको, सर्किट बनाना, लॉजिकल सर्किट। लॉजिकल सर्किट, पहला तो जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उस एक्सप्रेशन से सर्किट ड्रॉ करना है। फिर दूसरा क्या है, सर्किट से एक्सप्रेशन में जाना है। ओके, सर्किट से एक्सप्रेशन में जाना है। फिर तीसरा क्या रहेगा ना, देखो लॉजिकल सर्किट है, सर्किट से एक्सप्रेशन में आए, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल, क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल, जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना, यहाँ पे ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग ये सब प्रूफ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ट्रूथ टेबल बनाना, बट यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे 0 1 के फॉर्म में रहेंगे वैल्यू, यहाँ पे क्या रहेंगे, टी एंड एफ के फॉर्म में रहेंगे वैल्यू। ओके, 1 रहा तो लाइट ब्लिंक जलेगा और 0 रहा तो लाइट नहीं जलेगा। लीट करना मतलब जलना, या तो ब्लिंक करना मीन्स जलना, और लीट नहीं कर रहा तो नहीं जलेगा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 है, मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ओके, वहाँ पे क्या क्वेश्चन कैसे रहेंगे, स्टेटमेंट है या नहीं ये बताना है, फिर उसको उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है, ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसका नेगेशन करना है। ओके, एक्सरसाइज 1.2 में क्या है कि आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद, हाँ, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हमको बताना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, मतलब दोनों सेम है या नहीं। ओके, फिर उसके बाद इसी में टेबल बनाने के बाद बताना है कि भैया जो क्वेश्चन है टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन या कंटिजेंसी है। हाँ, इसके कुछ वो रहते हैं पहचानने के तरीके, जब मैं कराऊंगा तो आपको बताऊंगा अच्छे से। हाँ, अभी आप अच्छे से समझ लो कि एक्चुअल में है क्या अंदर। फिर 1.3 में क्या है, क्वांटिफायर से। क्वांटिफायर में पहला होता है फॉर ऑल, फिर देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, हर एक वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है, अगर जो साइन वी है तो उसको उल्टा कर देना, उल्टा है तो सीधा कर देना। नेगेशन का मतलब क्या होता है तो नहीं लगा देना। ओके, फिर कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ये आएंगे। 1.4 में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स क्या रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले को यूज करके ट्रूथ टेबल बनाना है। हाँ सॉरी, टेबल नहीं बनाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे टेबल नहीं बनाना है, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। फिर 1.5 में क्या एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या करना हमको, सर्किट बनाना, सर्किट डायग्राम बनाना है। ओके, तो सर्किट से एक्सप्रेशन पे जाना, एक्सप्रेशन से सर्किट पे आना है। फिर बाद में क्या करना, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हाँ, सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, हमको वापस उसका क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है, ट्रूथ टेबल। ओके, और यहाँ पे 0 1 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो ये है पूरा जो आपका चैप्टर 1 है। ओके, उसमें ये सब चीजें आने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये तो मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया ऊपर से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 1.1 में जो जो चीजें लगने वाले हैं, बेसिक्स जो और फॉर्मूले, वो फॉर्मूले हम लोग करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश करने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट है कि 1.1 पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ओके, बस आपको क्या करना है, साथ में रहना है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में लगने वाले बेसिक्स। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आपको कुछ एक सेंटेंस दिया रहेगा, ओके, और पूछेगा कि बताइए कि स्टेटमेंट है या नहीं। तो स्टेटमेंट हम लोग कैसे पहचाने कि दो गिवन सेंटेंस आर स्टेटमेंट और नॉट। ओके, तो स्टेटमेंट पहचानने के लिए एक डेफिनेशन स्टेटमेंट का कि जो भी मतलब इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स, विच इज क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय P Q R S डॉट डॉट डॉट, मतलब
जितने सेंटेंस नहीं है उसको हम लोग PQRS ऐसा अपने हिसाब से नाम से ले सकते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या रहेगा, मान लो एक सेंटेंस बोल देगा। ओके, अब वो बोल देगा जैसे में कि सन इज राइज इन ईस्ट, या तो सन इज राइज इन वेस्ट, कुछ भी बोल दो। तो सन क्या होता है, राइज तो होता है भैया, अब वो ईस्ट से होता है या वेस्ट से होता है वो हमको नहीं पता, बोल दिया ना है। ओके, फिर बाद में हम लिखेंगे इट इज अ सेंटेंस, वो तो सेंटेंस है, बट वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो बाद में हम लोग बताएंगे ना कि जो गिवन सेंटेंस है ट्रू है कि फॉल्स है, बताना भी पड़ेगा ना कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है या तो फॉल्स भी हो सकता है। हाँ, जो बोला है वो सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, एक चीज और याद रखना, दोनों नहीं हो सकता है। हाँ, ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता है। ऐसे में बोल दिया ही इज एन एक्टर, कौन है भैया, कोई पता है, ही इज एन एक्टर, किसी का नाम लिया नहीं, तो कोई भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी ऐसे केसेस में वो ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ही इज एन एक्टर ये ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। जहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों साथ में आ जाए वहां पे स्टेटमेंट नहीं रहता है। उस ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है, एक तो सेंटेंस है जो कि डिक्लेयर कर दिया है कि ये तो ट्रू है या तो फॉल्स है, दोनों नहीं है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, दोनों नहीं है, ये याद रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 + 4 = 19। ओके, ये स्टेटमेंट है, इसने डिक्लेयर कर दिया, देखो कुछ ना कुछ चीजें दे दी है। हाँ, अब ये सही है गलत है आप देख लो, देखो 3 और 4 कितना होता है, 7 = 19, ये सही है क्या, नहीं, रॉन्ग। हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। क्यों, अगर दोनों इक्वल आता तो ट्रू होता था, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, विच इज फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से हमको बताना है कि भैया स्टेटमेंट है या नहीं है, अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, बस। और एक चीज दिखाना, बता दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए क्या करना है। अगर स्टेटमेंट पूछा है, ये डेफिनेशन है, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ। नॉट बोथ मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला आप लिख सकते हो 3 + 4 = 19। देखिए ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों नहीं है ना, ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं दिखा रहा ना, ये फॉल्स दिखा रहा है, या तो ट्रू दिखाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 + 4 = 7। ओके, अब देखिए दोनों स्टेटमेंट ध्यान देखिए, ये क्या है, ये भी 7 ये भी 7 क्या है, सेम है, यानी कि ये क्या है, ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट है, ये क्या है, फॉल्स है, तो ये भी स्टेटमेंट है। जिसमें कि एक और एग्जांपल ले लिया, ही इज एन एक्टर। अब ये कौन एक्टर है भाई, कौन है, हमको क्या मालूम, मैं एक्टर हूं, नहीं तो मैं रॉन्ग हूं, आगे वाला बंदा एक्टर है, नहीं तो रॉन्ग है, आप एक्टर हो, नहीं तो रॉन्ग हो। या तो यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, किसी को एक एक्टर को ले लेंगे तो वो है एक्टर, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी का नाम मेंशन किया है नहीं। अगर यहाँ पे मैं नाम को मेंशन करता, शाहरुख खान इज अ एक्टर, तो सही है, तब ये स्टेटमेंट है, बट मैंने यहाँ पे किसी का नाम मेंशन ही नहीं किया, तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहे हैं आंसर में, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों आ जाते हैं वैसे सेंटेंस करते स्टेटमेंट नहीं रहते। ओके, अब देखिए हमको ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आपने देख लिया कि भैया जो भी गिवन सेंटेंस क्या है, ट्रू है या तो फॉल्स है, वो हो गया। फिर उसके बाद आएगा, आप बताइए ट्रूथ वैल्यू, अगर सेंटेंस ट्रू रहेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी। ओके, अगर सेंटेंस फॉल्स रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ। ओके, और एक कैपिटल रहता है, कैपिटल लेटर में इसको डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं दोनों को। अगर जो भी सेंटेंस दिया है, जैसे मैं किसके लिए लेता हूं, हाँ, ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ। ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी। ओके, इस तरीके से आपको बताना है, इस तरीके से आपको बताना है। पहला ही क्वेश्चन है, आपको इसमें अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन से
15 क्वेश्चन है और वहाँ पे ये चीज बता के दे कि पूछा है कि सेंटेंस है या नहीं ये बताओ। अगर है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताओ, नहीं है तो छोड़ो। अब सेंटेंस ही नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू क्या रहना, वो कुछ भी रहने दो ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो ये काम तो हो गया, देखिए सेंटेंस हो गया, ये ट्रूथ वैल्यू हो गया। ओके, ये मेन काम है, इतना मेन काम है। वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो सेंटेंस क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव मतलब स्टेटमेंट रहता है, बोल दिया जाता है कि हाँ ये सेंटेंस है। कुछ भी सही हो गलत हो बाद में डिसाइड करेंगे। ये देखिए ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस है उसके बाद देखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा, फॉल्स रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। ओके, अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, या तो दोनों चीज ट्रू और फॉल्स साथ में आएंगे तो भी वो सेंटेंस नहीं रहेगा। अब जो सेंटेंस नहीं है तो हम लोग ट्रूथ वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ओके, या तो ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा। ओके, या तो कोई ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ओके, और या तो क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे जब भी सेंटेंस आएंगे ना तो ये सब क्या डायरेक्ट अब लिख दो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। डायरेक्ट मैं बोल दूंगा यू स्टडी हार्ड, मैंने आपको बोल दिया, मैंने क्या कि आपको ऑर्डर दिया यू स्टडी हार्ड, तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बस खत्म। या तो ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। ओके, या तो क्वेश्चन इंट्रोगेट कर रहा है, या तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। ऐसे जो भी सेंटेंस आते हैं उसको आप डायरेक्ट बता दो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, ये याद रखना, जब मैं आप क्वेश्चन करूँ तो आपको और अच्छे समझ जाएगा। ये हो गया स्टेटमेंट का पार्ट। अब हमको देखना है लॉजिकल कनेक्टिविटीज। क्या देखना है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज। पहला तो सिंपल वाले का और कंपाउंड वाले का। ओके, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंगल स्टेटमेंट है, कंपाउंड में कहता है मोर देन टू स्टेटमेंट, 1 2, मोर देन 2। ओके, मिनिमम 2 स्टेटमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो देखिए पहला क्या, कंजक्शन। कंजक्शन को डिनोट किससे करते हैं, उल्टा वी से। और एक चीज इसको और क्या बोलते हैं मालूम, इसको बोलते हैं बट। इसको एक और चीज रहता है कॉमा, ये याद रखना, कंजक्शन। हाँ, कंजक्शन का क्या साइन क्या है, उल्टा वी। और इसको बट भी बोलते हैं, इसको कॉमा भी बोलते हैं। जब भी इस चारों रहेगा, कंजक्शन रहेगा, बट रहेगा, कॉमा रहेगा, तो हम लोग ये वाला साइन को यूज करने वाले हैं। कंजक्शन बट कॉमा रहेगा तो ये साइन को यूज करने वाले हैं, याद रखना है। हाँ, और यहाँ पे डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का तो उसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे क्या था, उल्टा भी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या इम्प्लाइज, और इसको एक और नाम बोलते हैं कंडीशनल। ओके, तो ये इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, इम्प्लाइज और कंडीशनल का। ओके, इम्प्लाइज और कंडीशनल का साइन कुछ इस तरीके से होता है। डबल इम्प्लाइज और बाई कंडीशनल मतलब क्या होता है, दोनों साइड इम्प्लाइज रहेगा आपका इस तरीके से, इसको डबल इम्प्लाइज बोलते हैं, इसको बाई कंडीशनल बोलते हैं। ये सभी का नाम हो गया। और यहाँ पे एक लास्ट नेगेशन, नेगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसा साइन देते हैं, ऐसा कुछ इस तरीके से। ये चीज तो हो गया है। अब सभी के लिए हमको क्या करना है, लॉजिकल टेबल ड्रॉ करना है। अगर आपको लॉजिकल टेबल ड्रॉ करने नहीं आता तो आगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। और लॉजिकल टेबल ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए सबसे पहला काम, यहाँ पे P, यहाँ पे Q। ओके, बीच में साइन क्या, एंड का है ना, इसको एक और नाम देते हैं, इसको एक और नाम देते हैं एंड। क्या बोलते हैं, एंड। इसको भी एक और नाम क्या है, और। और याद रखना, सबका नाम याद रखना है, क्योंकि अगर ये नाम याद नहीं रहेगा ना आगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको याद रखना, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या है, ये नीचे रहे तो एंड है, यहाँ देखिए क्या है, एंड है। तो यहाँ पे P एंड Q दोनों के बीच में क्या लगाएंगे हम, एंड। और यहाँ पे ध्यान देखिए, 2 बार T लेना है, 2 बार F लेना है। हाँ, फिर एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F। जैसे अपने क्लास 10th में कह रहे हैं ना, ऐसा कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टी आता है। 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 बार हेड, 2 बार टी, फिर एक बार हेड, टी एच टी, इस तरीके से लिखते थे। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या करना है, यहाँ भी लिखना है, बट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में लिखना है, टी एंड एफ के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं आपको ये बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। हाँ, P है, Q है, P एंड Q, क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारा कनेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, बट बोलो, कॉमा बोलो।
तीनों नाम से याद रखना है, और एक कंजक्शन, 4 नाम है इसका। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल देने वाला है। तो देखिए पहले क्या करना है, पहला 2 टी ले लिया, फिर 2 एफ ले लिया, फिर 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, ये हो गया। अब ध्यान से जब नीचे रहता है ना, नीचे तो एक भी एफ रहेगा तो आंसर एफ में आएगा। एक भी एफ, तो देखो यहाँ पे दोनों टी है तो टी हो गया, यहाँ पे देखो एक एफ है तो आंसर एफ में आ गया, यहाँ पे भी देखो एक एफ है तो यहाँ पे आंसर एफ में आ गया, यहाँ पे दोनों एफ है तो यहाँ पे दोनों एफ में। और एक कैपिटल रहना चाहिए, स्मॉल नहीं रहना चाहिए, आपको ध्यान देना। बाई चांस मेरे से अगर जो स्मॉल बन जा रहा है बाय मिस्टेक, तो आपको कैपिटल ही बनाना है, आप स्मॉल नहीं बनाओगे। हाँ, ये इस तरीके से करना है। ध्यान देखिए जब साइन नीचे रहेगा ना, नीचे, तो एक भी एफ रहेगा, चाहे तो इधर रहे चाहे तो इधर रहे, पी के पास एफ रहे या तो क्यू के पास एफ रहे। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 एफ है तो ये दोनों हो गया, यहाँ पे एक एफ तो ये हो गया। सिर्फ दोनों ऊपर वाला टी टी है तो आंसर टी है, बाकी सब क्या है, एफ में। जस्ट इसका अपोजिट ये वाला है, देखिए यहाँ पे सेम पी क्यू, पी यहाँ पे और है ना, तो हम लोग और ले लेंगे क्यू। पहला 2 बार टी लिया, फिर 2 बार एफ लिया, सिमिलर लिया, फिर एक बार टी एफ, ये वाला पार्ट ना सब में सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर है, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे क्या था, एक भी एफ था तो हमारा आंसर एफ में आ रहा था। ओके ना, यहाँ पे एक भी एफ था तो हमारा आंसर एफ में आ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा करना है, मीन्स एक भी टी रहेगा तो हमारा आंसर टी में आएगा। एफ का उल्टा क्या होता है, टी होता है ना। फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स। तो यहाँ पे देखो एक भी टी तो आंसर टी, देखो यहाँ पे टी है तो टी, यहाँ पे भी देखो एक टी है तो आंसर टी, यहाँ पे भी एक टी है तो आंसर टी, यहाँ पे दोनों एफ है तो यहाँ पे आंसर एफ। इस तरीके से आपको करना है, ये ध्यान रखना है। तो बॉक्स लगाता हूँ ताकि समझेगा कि क्या क्या हुआ है, सब में अलग अलग कर दूँ। हाँ, ये हो गया। हाँ, देख लीजिए ध्यान से। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और होता है, ऊपर का साइन होता है बी होता है। डिसजंक्शन में क्या होता है, और। हाँ, उसका दूसरा नाम क्या, और। एक भी ट्रू, हाँ मीन्स एक भी टी रहा तो आंसर टी आएगा। कंजक्शन में क्या होता है, एक भी एफ रहा तो आपका आंसर एफ में आएगा। डिसजंक्शन में एक भी टी तो आपका आंसर टी, कंजक्शन में एक भी एफ तो आपका आंसर एफ। अब आते हैं इम्प्लाइज। सेम काम, ये दोनों सेम रहेगा, पी क्यू, टी टी, एफ एफ, टी एफ टी एफ। यहाँ पे क्या आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। अब देखो इम्प्लाइज वाला में एक चीज ध्यान देना है, एक ही चीज ध्यान देना है, बस ये वाला, बाकी कुछ नहीं। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है, फॉल्स, बाकी सब क्या होता है, टी होता है। बस यही एक चीज याद रखना है इम्प्लाइज में। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है, फॉल्स, बाकी सब क्या होता है, ट्रू होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें यही एक चीज याद रखने लायक है, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए ये क्या जाएगा, टी, ए बी टी, ए बी टी। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, टी होता है। और ये जो टी है ना, आपको कैपिटल वाला लिखना है, स्मॉल वाला नहीं लिखना है। एफ भी कैपिटल और टी भी कैपिटल। ओके, अगर आप स्मॉल लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे एक लॉजिक ध्यान से देखना है, जिसको मैंने क्या किया है, देखिए ये वाला पार्ट है, तो ध्यान से देखना है। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू। पहले टी रहेगा, बाद में एफ रहेगा। जहां पे भी ऐसा दिखेगा उसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा, बाकी सब टी आएगा। ओके, डबल कंडीशनल। पी, अच्छा यहाँ पे ऐसे है ना, पी क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो 2 बार टी ले लेंगे, 2 बार एफ ले लेंगे, एक बार टी एफ टी एफ। देखो डबल कंडीशन में क्या होता है, जो दोनों सेम रहना चाहिए। हाँ, जो भी दोनों सेम रहेगा वो आपका आंसर टी देगा, चाहे तो दोनों एफ एफ हो तो चाहे तो दोनों टी टी हो। याद रखना, दोनों एफ एफ हो या तो दोनों टी टी हो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए दोनों टी टी है तो इसका आंसर टी आ जाएगा, दोनों एफ एफ है तो इसका आंसर भी टी आएगा, बाकी सब एफ। ध्यान रखना है। हाँ, डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर जो दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो, आंसर क्या आएगा, टी आएगा, यानी ट्रू आएगा। दोनों ट्रू रहा तो भी आंसर टी आएगा, दोनों फॉल्स रहा तो भी आंसर टी आएगा। ये आपको याद रखना, कहाँ पे, डबल इम्प्लाइज में। नेगेशन में क्या होता है, उल्टा। अगर जो यहाँ आपका टी है, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन हो जाएगा आपका, इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ पी, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी। पी को मैंने टी लिया, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा एफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एफ लिया, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस तरीके से नेगेशन का मतलब होता है उल्टा। वापस एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ कंजक्शन क्या होता है, उल्टा भी होता है।
कंजक्शन का एक और नाम है बट है, कॉमा और एंड बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, नीचे जब भी रहता है ना, देखिए उल्टा भी है, यानी कि नीचे की ओर मुंडी है, तो इसमें एक भी एफ रहेगा तो आपका आंसर एफ रहेगा, चाहे वो पी में हो चाहे तो वो क्यू में। ओके, देख लीजिए यहाँ पे एफ था, ये भी एफ हो गया, यहाँ पे एफ था एफ, यहाँ पे एफ था एफ। अब आते हैं डिसजेक्शन में। डिसजेक्शन मतलब क्या होता है, वी। डिसजेक्शन मीन्स क्या होता है, वी, और उसको और भी बोलते हैं। हाँ, डिसजेक्शन मतलब होता है वी, उसको और भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या, जस्ट इसका क्या है, उल्टा है, रिवर्स है। यहाँ पे एक भी टी रहेगा तो आपका आंसर टी में आएगा, एक भी टी रहेगा तो आपका आंसर टी में आएगा। देखिए यहाँ पे एक भी टी है तो आंसर टी में। फिर इम्प्लाइज और कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। देख लीजिए, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स है, बाकी सब क्या है, ट्रू है। बस एक छोटा सा लॉजिक यूज करना है। डबल इम्प्लाइज में क्या है, अगर जो दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो, उसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। दोनों ट्रू रहेंगे तो भी आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स रहेंगे तो भी आंसर ट्रू आएगा, यानी टी आएगा। और जो दोनों डिफरेंट रहेंगे वो आपका आंसर एफ देगा। नेगेशन में क्या करना है, नेगेशन में अगर जो यहाँ पे टी है, इसका नेगेशन क्या होता है, एफ होता है। ओके, और एफ का नेगेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, उसका उल्टा साइन कर दो बस। तो ये है, ये पूरा बेसिक्स है किसके लिए, एक्सरसाइज 1.1 के लिए। और ना ये जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 एंड 5, ये आपको अगर जो नहीं आता ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 1.2 नहीं आएगा। 1.2 नहीं आएगा तो आपका बोर्ड में 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स आपका गया। 3 to 4 मार्क के एक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कहाँ से, इसके ऊपर, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। और 1.2 पूरा बेस्ड है ये चारों के ऊपर, ये 4-5 है ना कनेक्शंस का जो ट्रूथ टेबल है। ये जो मैंने बनाया ना, ये ट्रूथ टेबल है कनेक्शंस का, ये ट्रूथ टेबल है। देखिए, लॉजिकल कनेक्टिविटी सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट का, ये देखो ये कनेक्टिविटी है आपका, और इसका ट्रूथ टेबल, कनेक्टिविटी ट्रूथ टेबल, कनेक्टिविटी ट्रूथ टेबल, कनेक्टिविटी ट्रूथ टेबल, सबका ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया है आपके एक्सरसाइज 1.1 के लिए पूरा बेसिक्स। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। मतलब क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, वो स्टेटमेंट है या नहीं है। ओके, अगर है तो उसको बताओ कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रूथ वैल्यू मीन्स ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो आपको एटलीस्ट समझेगा कि हमको कैसे टाइप के क्वेश्चन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 + 4 = 13। ओके, तो 5 + 4 13 होता है, नहीं होता है, यानी कि ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो भी तो स्टेटमेंट होता है, राइट है तो भी स्टेटमेंट होता है। बस शर्त क्या थी, या तो दोनों नहीं होना चाहिए, ये ट्रू और फॉल्स दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ना ही तो ऑर्डर देना चाहिए, ना ही तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, ओके, ना ही तो इंट्रोगेट करना चाहिए। ये कंडीशंस थी। अगर ये सब चीजें आती है तो स्टेटमेंट नहीं है, अगर ये सब चीजें नहीं आती तो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज लिखना डायरेक्ट, इट इज ए स्टेटमेंट ओके, विच इज क्या है, 5 और कितना होता है, 9 होता है, 9 13 के इक्वल है, नहीं है, 9 13 के इक्वल नहीं है, तो विच इज फॉल्स, हेंस देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज। देखिए ये क्या है, फॉल्स है, क्यों, 9 नॉट इक्वल टू 13, 9 13 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स का ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा, देखिए इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा, एफ। ये आपका फाइनल आंसर है। बस इस तरीके से करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5 + 4 = 13, ये होता है क्या, नहीं, ये रॉन्ग है। इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। ओके, फिर लिखेंगे हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज रहता, हाँ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाता हूँ इसके जैसा ही एक और, यहाँ पे 5 + 4 = मैं 9 लिखता हूँ। 5 + 4 = मैंने क्या लिखा, 9। तो ध्यान से देखिए 5 + 4 ये भी 9 होता है, ये भी 9 होता है, यानी दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। मीन्स क्या आएगा, इट इज ए स्टेटमेंट सेम आएगा, विच इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच इज ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको।
अगर दोनों इक्वल है, जो भी कंडीशन दिया सेटिस्फाई हो रहा है ना, ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे दो ट्रू नहीं आया तो भी चलेगा, ट्रू आया तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या रहा था, फॉल्स आ रहा था, तो यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू एफ हो गया। अगर इनकेस 5 + 4 = 9 दिया रहता तो ये इनको ऐड करने पे 9 होता है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, अगर क्वेश्चन चेंज रहेगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर को चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए x - 3 = 14। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, हाँ आंख बंद करके आप क्या लिख दो, देखिए इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस therefore hence it is not a statement। जब स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रू और फॉल्स कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे ना। अब आप बोलेंगे कि आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया कि स्टेटमेंट नहीं है। भैया यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर जैसे आप वैल्यू कुछ भी लेते हैं, हाँ 1 लो ट्रू, देखो अगर यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं दिया ना, कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं ना। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2, हाँ 2 में से 3 है तो -1 नॉट इक्वल टू 14 हो गया पहला, तो यानी कि ये फॉल्स हो गया। ओके, फिर मैं एक और क्या लेता हूँ, एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं ये x की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ 17। देखिए ये क्या हो जाएगा, 17 - 3 होता है 14 = 14। यहाँ पे दो केसेस बन रहे, अगर जो मैं 17 ले रहा हूं तो हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। ओके, और 17 के अलावा कोई भी नंबर ले लो तो हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। तो यानी यहाँ पे दोनों आ रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों बातें बन रही है, ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है। अगर यहाँ पे हमको पर्टिकुलर कुछ वैल्यू दिया होता है एक्स का, कि भाई x = 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तब ये हमारा स्टेटमेंट होता था। बट यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। जब भी ऐसा कंडीशंस आएगा वहां पे आप आंख बंद करके लिख दो इट इज एन ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट नहीं होता है। तो देखिए x - 3 क्या है, x - 3 = 14 है। अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, तो भैया ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या लेते हैं, इट इज एन ओपन सेंटेंस। याद रखना, जब भी दोनों आंसर आवे, हाँ दोनों आंसर आएगा उसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ट्रू और फॉल्स दोनों आने का प्रोबेबिलिटी है या तो संभावना है, जो भी बोल सकते हो यहाँ पे, तो दोनों ही आते हैं। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। और ये ऐसे जो ओपन सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट नहीं होते हैं। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। बस नेक्स्ट वाला भी ध्यान देखो, कुछ इसी की तरह दिख रहा है ना। देखो x² = x पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, वैल्यू लेंगे तो उस तरीके का वैल्यू लेंगे ना, यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। ओके, लेकिन यहाँ पे चांसेस दोनों होते हैं, ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है, ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप देयरफॉर इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। देख लीजिए, हाँ जब भी आपको डायरेक्ट एक कोई भी इक्वेशन दे दिया, वहां पे कुछ वैल्यू वगैरह नहीं दिया है, तो आप उसको आंख बंद करके ओपन सेंटेंस बोल दो। ओपन सेंटेंस का होता है स्टेटमेंट नहीं होता है। अब आते हैं 13th क्वेश्चन। देखिए मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि देखिए ये भी इस फॉर्म में है, ये भी इक्वेशंस के फॉर्म में है, बट दोनों में डिफरेंसेस ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमको एक्स का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, जो पुट करने पे हमको पता चले सही है गलत है। बट यहाँ पे हमको एक्स का वैल्यू दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और चेक करेंगे सही है गलत है। अगर आपको x का वैल्यू दिया है तो ये स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जहां पे x है वहां पे मैं 7 रखूँ, फिर सॉल्व करूंगा, सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपना वैल्यू आएगा, या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा, तो हम लोग बाद में चेक करेंगे। बट यहाँ पे सॉल्व होता है। ओके, ये इसमें हमारा वैल्यू चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। एक बार आप 7 रखो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो परफेक्ट रहेगा। वो कितने बार 7 रखो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर it is a statement which is, अब which is क्या है, फॉल्स से ट्रू हमको नहीं पता ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
एक्स की जगह पे क्या लेंगे 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर -6 इंटू 7 माइनस का 7 इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर कितना, 7 7 जा 49। देखिए दोनों माइनस यहाँ, -6 7 जा 42, ये भी -7 इक्वल टू 0 49। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस में रहेगा। 42 और 7 कितना था 49 इक्वल टू 0। 49 प्लस माइनस कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर हम इसको ऐसा सॉल्व करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट आपको बताना है, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है। लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको पीछे रफ में कर सकते हो। तो देखिए क्या रहा, सेम आ रहा है, विच इज का जगह हमारा ट्रू, विच इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो 7 दिया है हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्या रहा, दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या रहे, सेम आ रहे हैं, तो ट्रू है। अगर सेम नहीं आता था तो फॉल्स आता था। ओके, ये आपको ध्यान रखना, सेम आया तो ट्रू, सेम नहीं आया तो फॉल्स। इसको रफ कर देना, समझने के लिए मैंने बताया था। अब क्या जाएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएंगे हमारा टी। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगे टी। अगर सेम नहीं आता था तो एफ। दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है तो स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू दिया है और वहां पे पुट करने के बाद तो सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, इसके लिए स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमको एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन दे दिया है, तो रैंडमली हम लोग जब कुछ भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों साथ में आएंगे। और ऐसे केसेस में क्या, तो स्टेटमेंट नहीं रहता, ये आपको ध्यान देना है। इसके लिए मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में कराया है, सेकंड वाले, और देखो सेकंड और 7 दोनों सेम है। इसी की जैसे क्वेश्चन नंबर 13 भी था, बट यहाँ पे क्या था, एक्स का वैल्यू गिवन था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू गिवन नहीं था। ये आपको ध्यान रखना, बस यही डिफरेंस है। एक्स का वैल्यू गिवन है तो स्टेटमेंट है, नहीं है तो नहीं है, बस। अब यहाँ पे देखिए भैया क्या है, क्लोज द डोर। ये क्या है, ऑर्डर दे रहा ना भैया, जाके डोर को क्लोज कर दो, इट्स एन ऑर्डर। तो इसको एक और नाम दिया इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ पे लिखेंगे आप, देयरफॉर इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि हमने एक ऑर्डर दिया है ना किसी को, तो मैंने पहले बताया था, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, या तो क्वेश्चन करना यानी कि इंटरोगेट करना, या तो एक और क्या था, एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्यचकित हो जाना। ऐसे सेंटेंस जब भी आए तो आप उसको क्या करो, डायरेक्ट लिख दो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। लेकिन वो बताना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन से। अब आते हैं लास्ट में 15 वाला, इट रैन्स हैवली। भैया कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने तो बोल दिया रैन्स हैवली, भैया बहुत तेज का बारिश हो रहा है, कहाँ हो रहा है भाई, बाहर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मे भी हो भी सकता है। अब हमने किसी स्टेट का नाम नहीं बताया, किसी प्लेस का नाम नहीं बताया, किसी कंट्री का नाम नहीं बताया। ओके, अगर किसी जगह का पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताया होता कि भैया कि जो हमारे मुंबई में बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो इट्स रैन इन मुंबई, बारिश कहाँ हो रहा है, मुंबई में। अगर बारिश मुंबई में हो रहा है तो ट्रू है, नहीं हो रहा तो फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्लेस का नाम ही नहीं दिया है। जब प्लेस का नाम नहीं है तो भैया तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसको बोलेंगे ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है, ट्रूथ। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, इट इज एन ओपन सेंटेंस को फॉलो करेगा, ये सेम आ जाएगा, इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराया, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें क्वेश्चन मैंने और बताया था 7। तो यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने आपको 6 to 7 क्वेश्चन बताया और ऑल टाइप्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया। यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो आके आपके बुक में और भी है, तो आपको अच्छे से करना है। ओके, बाकी के जो बच्चे हुए वो आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी 2-3 क्वेश्चन कराऊँ मैं, इतने अच्छे से देख लो कि आगे आप उसको आराम से कर सकते हो। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन।
बाकी के बच्चे लोग होमवर्क है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिकली फॉर्म। ओके, जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब होता है एक सिंपल सा छोटा सा टर्म्स। ठीक, और इसमें करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ें याद रहेगी, आपने देखा होगा और को हम लोग बी से डिनोट करते थे, एंड को उल्टा बी से, इफ डॉट 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 देन को हम लोग किससे डिनोट करते थे, इम्प्लाइज से, इफ एंड ओनली इफ को हम लोग क्या करते थे, डबल इम्प्लाइज से डिनोट करते थे। देखिए एंड में एक चीज और आता था, एंड में आता था कॉमा एंड बट कॉमा एंड। अगर ये तीन चीज में से कोई भी रहा तो वहां पे हम लोग क्या लेते थे, उल्टा वी, और रहा तो वी, इफ देन रहा तो इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ रहा तो डबल इम्प्लाइज। ओके, ये सब कनेक्टिविटी से इसको पहचानेंगे, जहां जहां पे ये सब चीजें हैं उनके जब इनके साइन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिंबल में चाहिए ना, तो हमको सिंबल में क्या करना, कन्वर्ट करना है। तो सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे समझेगा। देखिए टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिख के रखे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नागपुर इज इन, एमएच मीन्स महाराष्ट्र, हाँ, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखिए जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, एंड है। एंड से एक ये है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पहला हो गया स्टेटमेंट, दूसरा चेन्नई इज इन महाराष्ट्र। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, इसको क्या बोला, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, देयर आर 2 स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे एक ये है एक ये है, दोनों स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट किया गया, एंड से। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सपोज करेंगे। ओके, चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट यानी कि सपोज लिख लेते हैं, पी ले लेते हैं पहला, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड क्यू ले लेते हैं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखिए पहले वाले को पी सपोज कर ले, सेकंड वाले सेंटेंस को क्यू सपोज कर ले। ओके, अब लिखेंगे देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले को आपने क्या सपोज किया है, पी। ओके, और ये एंड है, एंड की जगह पे कौन सा कनेक्टिविटी आएगा, उल्टा वी। कौन सा आएगा, उल्टा वी। हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे उल्टा वी। फिर सेकंड वाले को चेन्नई इज इन तमिलनाडु, उसको हमने क्या सपोज किया है, क्यू, यहाँ पे आ गया क्यू। ये है आपका सिंबॉलिक फॉर्म, बस इतना ही काम करना है। देख लीजिए कितना सिंपल है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो 2 कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है वो कौन से कनेक्टिविटी से कनेक्ट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इतने सारे ये 4 तरह के कनेक्टिविटी होते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। देखिए सेकंड में क्या बोला है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, पहला हो गया। फिर क्यू सपोज कर लेंगे, ट्रायंगल इज आइसोसेलस। ओके, देयरफॉर यहाँ पे फिर ये हो गया, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए पहला और ये दूसरा, तो क्या हो गया पी। और देखिए ये कौन सा कनेक्टिविटी यहाँ पे है, यहाँ पे है कनेक्टिविटी और में क्या यूज होता है, वी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वी, ये हो गया क्यू, ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या है आपका आंसर है। इस तरीके से करना है। देखिए कितना सिंपल है, भले से दिखने में थोड़ा लगता है यार कुछ तो अलग आंसर आएगा, बट अलग नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेम सॉल्यूशन। देखिए दी एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ कहाँ पे है, हमारा डबल इम्प्लाइज वाला। हाँ, इफ एंड ओनली इफ कहाँ पे है, डबल इम्प्लाइज। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डबल इम्प्लाइज आ जाएगा। और ये पहले वाले को हम लोग पी सपोज कर लेंगे, दूसरे वाले को हम लोग क्यू सपोज कर लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दी एंगल इज
राइट एंगल। अब क्यू क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ मेजर ऑफ कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री रहेगा तो हम ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इफ एंड ओनली इफ है ना, तो ये हो जाएगा आपका डबल इंप्लाइज आ जाएगा, यहाँ पे P और यहाँ पे Q, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। बस आपको जो कनेक्टिविटी है ना उसको याद रखना है, बस कौन से कनेक्टिविटी से दो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, कनेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो लिखेंगे हम लोग लेट P क्या हो जाएगा, एंगल इज एक्यूट, Q हो जाएगा एंगल इज ऑब्ट्यूज। ओके, हमको सपोज करना, ये नहीं, ये तो उल्टा दिया है ना, तो हमको नॉर्मल सीधा सपोज करना पड़ेगा कि एंगल क्या है, एक्यूट भी है और एंगल ऑब्ट्यूज भी है। ओके, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। अब ध्यान से कि सिंबॉलिक फॉर्म हमने सपोज से कि है, बट क्वेश्चन में क्या दिया, नहीं है, तो नहीं है में क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, दोनों का क्या आ जाएगा, नेगेशन। ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या वाला है, नाइदर और नोर, मतलब क्या, ना ही तो एंगल एक्यूट है और ना ही एंगल ऑब्ट्यूस है, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट दोनों में लगाना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले मैं इसको रफ कर लूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों, क्योंकि ये काम आने वाला है, ये आएगा तभी आप कनेक्टिविटीज को क्या कर सकते हो, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको हम हटा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन मेजरमेंट एंगल A एंड C कितना, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है, इफ है और देन है, इफ देन में क्या आता है, इम्प्लाइज आता है, या तो उसको कंडीशनली बोलते हैं। तो सपोज करते हैं सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, क्यों क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, हाँ, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को, हाँ, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है, कि जो बाकी के रिमेनिंग 2 एंगल्स वो भी क्या होंगे, दोनों को सम करने पे 90 डिग्री। तो देखो ये जो एंगल यहाँ पे, देखो डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ, ये आपका क्या है, 90 है, तो ये और ये, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो दोनों को मिला के 90 होगा। ओके, क्योंकि 90 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने P और Q सपोज कर लिया है, सिंबॉलिक फॉर्म, क्या हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, P इम्प्लाइज Q, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ और देन दिया है, इफ एंड देन दिया। देखिए इफ देन में क्या आता है, इम्प्लाइज आता है। अब क्या आता है, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ, देखो इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, शी रन फास्ट, अगर हिमा दास क्या करेगी, बहुत फास्ट भागेगी, तो क्या कर सकती हो, अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकती हो। ओके, तो पहले सपोज करते हैं, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, फिर क्यू में क्या हो जाएगा, शी रन्स फास्ट। ओके, शी रन्स फास्ट, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है ना, तो डबल इम्प्लस हो जाएगा क्यू। ये है आपका आंसर। बस इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना था, सेकंड था, उसमें टोटल 7 क्वेश्चन, कितने 7, और 7 क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। ओके, बचा है एक क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क। ओके, क्योंकि कुछ भी हार्ड नहीं है,
कनेक्टिविटी चेक करना है कहाँ पे है, वहाँ पे कनेक्टिविटी के पहले वाले को P सपोज कर लो, उसके बाद वाले को Q, और जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे उसके पे साइन उसका यूज कर लो। ओके, देखिए हर एक क्वेश्चन हमने सेम काम किया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, सॉल्व होता है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बेसिक्स देखे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अब जो बचे हुए क्वेश्चन 3, 4, 5 है, रिमेनिंग के 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लें। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।